हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे। कल जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसी में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पर। तो उसमें मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पर देखें एफ एक्स इक्वल्स टू, इन्होंने पूछा है 3 cos x + 5 sin x - π/6 का मिनिमम और मैक्सिमम। हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट दिया हुआ है, हम इस पूरे फॉर्मेट को a sin x + b cos x की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर cos x तो दिया हुआ है, लेकिन साइन जो दिया हुआ है वो x - π/6 की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले देखा कि 3 cos x को मैंने एज इट इज़ छोड़ा +5। अब मैंने यहाँ पर sin a - b लगा दिया। sin a - b का फॉर्मूला होता है sin a cos b - cos a sin b। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये बना sin x cos π/6 sin a cos b - cos a sin b। तो यहाँ से हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर 3 cos x एज इट इज़ +5 cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, उसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ और sin x का मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, 5 का मल्टीप्लाई हुआ देन 5/2 cos x। अगर हम cos x वाला पार्ट सिंप्लीफाई करें और sin x वाला पार्ट एज इट इज़ छोड़ें तो मेरे पास ये जो फॉर्म बना, ये बना a cos x + b sin x का। इस फॉर्मेट को मैंने आगे सॉल्व करना शुरू किया तो मैंने देखा ये कि a cos x + b sin x है, तो इसका मिनिमम होगा -√a² + b² और मैक्सिमम होगा √a² + b²। अब यहाँ पर देखें कि -a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 और b की वैल्यू है 5√3/2। तो यहाँ पर मिनिमम में देखें -√a² + b², तो ये माइनस टाइम्स मैंने a की वैल्यू पुट करी और b की वैल्यू पुट करी, तो तुम लोग देखोगे ये बन गया 1/4 और ये बन गया 75/4। इट मीन्स ये बन गया माइनस का √19। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे कि ये बन गया 76/4 मीन्स 19। तो इसका मिनिमम आया -√19, तो इसका मैक्सिमम ऑब्वियस सी बात है +√19 ही आएगा, बिकॉज ये a² + b² प्लस का साइन में है। यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू 5√3/2 है। ये पुट करेंगे तो ये √19 मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए इस टाइप की कैटेगरी में हम लोग इस पूरे फॉर्मेट को a sin x + b cos x या फिर a cos x - b sin x या फिर a sin x + b cos x या फिर a sin x - b cos x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उस कन्वर्ट करने के बाद हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम देख लेंगे। इसी तरीके से देखें सेकंड क्वेश्चन, इसका मैं एक ट्रिकी अप्रोच भी बताऊंगा तुम लोगों को। ये मेरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 cos x + 3 cos x + π/3 + 3। अब मुझे इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इसका मिनिमम जो निकालना है या फिर मैक्सिमम निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा a sin x + b cos x की फॉर्म में, या फिर a cos x + b sin x की फॉर्म में, या फिर -a cos x - b sin x वाला फॉर्म जो मैंने 4 क्लास में बताए थे। तो मैंने इसमें यहाँ पर 5 cos x को एज इट इज़ छोड़ा और 3 cos a + b का फॉर्मूला लगाया, cos a cos b - sin a sin b और +3 को एज इट इज़ छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखें ये बना 5 cos x + 3 cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, देन ये बन गया 3/2 cos x माइनस sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2, 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3√3/2 sin x और ये +3। इस तरीके से मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया cos x वाला पार्ट और sin x वाला पार्ट, तो मेरे पास ये आया 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x +3। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन में ये देखेंगे कि हम इजीली कौन से पार्ट की मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है हमें इसके मिनिमम मैक्सिमम निकालने का तरीका हमें आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि a cos x - b sin x दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने इसका मिनिमम या मैक्सिमम, तो मुझे पता है इसका मिनिमम होगा -√a² + b² और मैक्सिमम होगा √a² + b²। तो मैंने यहाँ पर इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ पर a की वैल्यू 13/2 है और b की वैल्यू है 3√3/2। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरे पास ये बना
टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर +3 और चाहिए। मैंने लास्ट क्लास पे बताया था कि अगर प्लस है तो प्लस ऐड करेंगे, माइनस है तो माइनस में नंबर ऐड करेंगे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम में। तो यहाँ पर हमने +3 मिनिमम और मैक्सिमम में ऐड कर दिया, बिकॉज यहाँ पर +3 था। अगर यहाँ पर ये -3 होता तो हम यहाँ पर -3 कर देते। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास टोटल बनेगा -7, क्योंकि ये 49 वैल्यू आएगी अप्रोक्स, और 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7, देन ये बनेगा -7 और ये +3, तो ये वैल्यू बन जाएगी -4 जो कि मिनिमम है, और मैक्सिमम आएगी 7 + 3 यानी 10 जो कि इसका मैक्सिमम है। इसी तरीके से मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू π/2n + 1, देन हमें ये फाइंड करना है 2n cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 का स्क्वायर थीटा cos 2n - 1 थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, एक मैंने फॉर्मेट तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में शायद पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब कॉस की सीरीज़ होती है और हर एंगल डबल हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर देखें पूरी कॉस की सीरीज़ है, यहाँ पर थीटा का डबल 2 थीटा है, 2 थीटा का डबल 4 थीटा। इस तरीके से एंगल अगर डबल होता जाए तो यहाँ पर कितने भी कॉस हो सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर 3 या 4 ही हो, यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि टोटल टर्म्स कितने हैं n, बिकॉज यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 1 से स्टार्ट हुआ। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ और 1 से हम कहाँ तक गए, 2 की पावर n-1। तो ये टोटल 1 से लेके n-1 तक n-1 टर्म्स हो गए, और इसके साथ ही एक टर्म ही, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट बनता है, ये बनता है sin 2n थीटा अपॉन 2n sin थीटा। इस फॉर्मेट को तुम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फॉर्मेट है, इसको तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये बार बार काम आएगा। तो हम इसको देखें आगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है 2n cos थीटा cos 2 थीटा cos 2n-1, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो तुम लोग देख पा रहे हो, क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास में इसमें बताया क्लास में कि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने ये क्वेश्चन ही लिख लिया है, 2n cos थीटा cos 2 थीटा cos 2n-1 थीटा। यहाँ पर 2n को एज इट इज छोड़ दिया, cos थीटा से लेके cos 2n-1 थीटा का मुझे रिजल्ट पता है। ये रिजल्ट क्या होता है, sin 2n थीटा अपॉन 2n sin थीटा। यहाँ पर 2n से 2n कैंसिल हुआ, तो ये मेरा बन गया sin 2n थीटा अपॉन sin थीटा। अब मुझे यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है π/2n + 1। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, बिकॉज मुझे यहाँ पर 2n थीटा अगर गायब हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 2n थीटा प्लस थीटा इक्वल टू पाई। तो ये बन गया 2n थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले रिजल्ट जो मैंने पहली इक्वेशन बनाई है उसमें पुट कर दूं, बिकॉज 2n थीटा ही मुझे दिक्कत कर रहा है, तो मैंने अगर ये 2n थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये बन जाएगा साइन 2n थीटा की वैल्यू है पाई माइनस थीटा, यहाँ पर पुट कर दिया, देन ये बन गया पाई माइनस थीटा। तो ये साइन पाई माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बना मेरा 1। अब मैंने ये कहा था कि मैं अभी तुम लोगों को एक कुछ क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन जो मैंने ये वाला बताया था सेकंड वाला, यही वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम लोगों को ये ट्रिक से बता रहा हूँ। अगर फंक्शन कोई भी दिया है a cos अल्फा प्लस थीटा प्लस b cos बीटा प्लस थीटा की फॉर्म में, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा और ए बी ये नॉन वैल्यूज़ हैं, नहीं पता है हम लोगों को, तो इस फॉर्मेट में ध्यान रखना ये फॉर्मेट कॉस पर ही होना चाहिए, दोनों जगह पर देखें कॉस ही है। तो ये ट्रिक अगर मैं इसको सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे सॉल्व नहीं करना चाहता और अगर ये कॉस में क्वेश्चन आ जाए
तो इसकी सबसे अच्छा तरीका जो है इसका मिनिमम होगा माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि अभी हम पढ़ के आए थे। इसमें एक टर्म ऐड हो जाती है प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसका मैक्सिमम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए यहाँ पर दोनों में ही प्लस हो रहा है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम अगर एक याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस टाइम्स है और ये पॉजिटिव है। तो कोई भी एक याद कर ले दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम इसका बनता है। तो अगर यही वाला क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है मैं देखूँ ज़रा इसको फिर से सॉल्व करने का, तो यहाँ पर देखो पूरे कॉस की टर्म्स दी हुई हैं, प्लस में 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू में कंपेयर करूँ तो 5 बन रही है, बी की वैल्यू 3 बन रही है। अब यहाँ पे थीटा, जो थीटा तो फिक्स है क्योंकि थीटा प्लस π/3 है और ये थीटा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, तो अगर मैं थीटा में अल्फ़ा को जोड़ दें यानी कि 0 को तो हर जगह पे जोड़ सकते हैं, तो मतलब 0 डिग्री, तो यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा 0 डिग्री और जो बीटा होगा वो हो जाएगा π/3, बिकॉज ये बीटा प्लस थीटा यानी थीटा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस थीटा एक ही बात है। यहाँ पर बीटा हो जाएगा π/3। तो मैंने यहाँ पर मिनिमम में ये पुट किया, मिनिमम केस में देखें 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 5 3 ab कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब मुझे पता है अल्फ़ा तो मैंने 0 डिग्री लिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 ही है, बिकॉज थीटा है सिर्फ, तो थीटा प्लस 0 मान लेंगे इसको 0 डिग्री, यानी ये अल्फ़ा 0 हो गया और बीटा हो गया π/3। तो ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस π/3। तो अब मुझे पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिकॉज कॉस माइनस थीटा ऑलवेज कॉस थीटा होता है। तो ये 25 प्लस 9 प्लस 30 कॉस माइनस π/3 प्लस 3, ये जो उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ कॉस π/3 होता है 1/2 और ये हो गया 30। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा ओवरऑल वैल्यू आई -7 प्लस 3, यानी कि ये आया -4। अगर ये -4 आया तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम जो होगा वो प्लस में आएगा, यानी वो आएगा 7 जो माइनस का है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये वाला पार्ट प्लस का है और साथ में +3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी +3 करेंगे तो ये बन जाएगा 7 + 3 मतलब 10, और ये बन जाएगा -7 + 3 मतलब -4। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हम लोगों को अगर एक मिनिमम या फिर मैक्सिमम में कोई भी एक निकाल ले तो दूसरा अपने आप फाइंड हो जाता है। तो मैंने ये कुल तुम लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने ट्रिकी अप्रोच से भी बताया है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। मिनिमम मैक्सिमम पर यही फॉर्मेट अगर आएंगे तो आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे। मुझे लगता है इतना करना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी कुछ और फॉर्मेट बनेंगे मैं अलग से बताऊंगा, धीरे धीरे बताता जाऊंगा, लेकिन इतने ये फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले फॉर्मेट है तो इनको तो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो बिल्कुल उतनी स्टडी ना करें कि बिल्कुल फिक्स स्टडी करें कि हम लोगों को कट ऑफ निकालना है या फिर ये करना है हम लोगों को वो करना है, तो उतना तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा एडिशनल भी करके चलें। आज मैं उसके अलावा एक चीज़ और शुरू कर रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इनइक्वेशन। आज शुरू से शुरू करेंगे, थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, काफ़ी डिमांड थी, कुछ बच्चे रिक्वायरमेंट इनको बच्चों ने कुछ कहा भी था मुझसे कि इनइक्वेशन शुरू करें। इनइक्वेशन का बेसिक मैं बताता हूँ, बिकॉज ये पूरे मैथ्स में काम आता है और इसके कुछ क्वेश्चन अभी भी आते हैं। इस बार अगर एनडीए का पेपर देखोगे तो उसमें एक मोड का क्वेश्चन आया है, डेफिनेट इंटीग्रल में पैसेज आया है 2 क्वेश्चन वाला, और उसमें मॉड सॉल्व करना ज़रूरी है। तो मॉड सॉल्व करना आना भी चाहिए, लेकिन मैं पहले सिखाऊंगा तुम लोगों को वेरीफाई करना, जो बहुत काम आता है। तो इसको इनइक्वेशन जो हम लोगों को समझना है, उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि पहले तो हमें ये पता हो कि इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि अगर मैं एक टर्म पकड़ूँ तो एक टर्म है, टर्म को प्लस और माइनस से एसोसिएट किया तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं व्यंजक हिंदी में। और अगर हम 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर दें यानी इक्वल कर दें, बराबर कर दें, देन वो बन जाता है इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समीकरण। अब हम लोगों को पता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन का एक फॉर्मूला मतलब इक्वेशन लिखी है x + 2 = 0। अब मुझे पता है ये लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1। तो मुझे पता है कि अगर वो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है देन उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 1। हो सकता है 1 भी ना आए, सेटिस्फाई ना करें।
और सेटिस्फाई कर जाए तो एक सॉल्यूशन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे एक, यानी x इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से मैंने एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी जिसमें इक्वल टू लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और अगर मैं ये इक्वल टू हटा दूं तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन, यानी सिर्फ ये एक्सप्रेशन है और अगर इसमें इक्वल टू लग गया देन ये है इक्वेशन। अब हमें पढ़ना है लेकिन इनइक्वेशन, तो इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो तुम लोगों ने 4 तरीके के सिंबल पढ़े हैं, दुनिया में 4 तरीके के पॉसिबल सिंबल होते हैं। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक होता है लेस देन इक्वल टू। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ध्यान रखें, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू और इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। यानी कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब तो तुम समझते ही होगे। जनरली मैं कहता हूँ ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ए बड़ा है बी से। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा बोला जाता है, यानी सिंपल भाषा में बोले तो अगर मैं लिखूँ कि 2 ग्रेटर देन 3, 2 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि 2 बड़ा 1 से बड़ा है। और अगर मैंने लिखा 3 लेस देन 4, इसका मतलब है 3 छोटा है 4 से। तो इसका ये तो सिंपल से सिंबल है, लेकिन यहाँ पर इसके बहुत मायने हैं, इसको समझें। जैसे मैंने कभी लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है कि या तो ए ग्रेटर देन बी होगा और ए इक्वल टू बी होगा, इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि या तो 2 से बड़ा हो सकता है या 2 के बराबर हो सकता है, तो मुझे पता है 2 के बराबर है, 2 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2 में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा और ए इक्वल टू बी होगा। इसी तरीके से ए लेस देन इक्वल टू बी में क्या होगा, या तो ए लेस देन बी होगा और ए इक्वल टू बी हो सकता है। तो इन 2 में से एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन इन सिंबल्स के बहुत मायने हैं, तो इनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो इन 4 सिंबल में से अगर इन 4 सिंबल में से किसी एक को इक्वल टू को रिप्लेस कर दूं, इन सिंबल से किसी भी एक सिंबल से मैं अगर इक्वल टू को रिप्लेस कर दूं तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं इनइक्वेशन। अब इनइक्वेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, मैंने देखा यहाँ पर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन थी तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। लेकिन अगर मैं इनइक्वेशन की बात करूँ तो मुझे क्या चाहिए, x + 2 ग्रेटर देन 0। जैसे मान लें सपोज करें मैंने पहली इनइक्वेशन ले ली, अब मुझे यहाँ पर x की वो वैल्यूज़ चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x जो इस इनइक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करे, विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वेशन। अब मुझे पता है कि इनइक्वेशन में मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बिकॉज ये गिवन इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा। चले हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देखूँ तो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पर 1 + 2 कितना हुआ, ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस सी बात है सही है। मैंने 2 पुट किया, 2 + 2 ग्रेटर देन 0 होता है, ये भी सही है। 3 पुट किया, देन 3 + 2 ग्रेटर देन 0 होता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अब मैंने उल्टा चला, मैंने कहा 0 पुट करें, 0 + 2 ग्रेटर देन 0 होता है, सही है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मैंने कहा यहाँ पर -2 पुट करें, देन -2 + 2 0 हुआ, 0 ग्रेटर देन 0 कभी भी नहीं होता, यानी -2 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। अब मैंने -3 रखा, देन -3 + 2 ग्रेटर देन 0 यहाँ पर नहीं होता, बिकॉज -3 + 2 मतलब -1 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। -1000 रख के देखा तो -1000 + 2 भी ग्रेटर देन 0 नहीं होता। इट मीन्स यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हमें फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड ये करना है कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ कौन सी हैं जो इसको ऑलवेज सेटिस्फाई करें। तो हमें वो सेट ऑफ वैल्यूज़ निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ विच सेटिस्फाई द गिवन inequation, always satisfy the given inequation. We have to find the set of values of x which satisfy the given inequation always.
अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर केस लूँगा तो बात काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा एक वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया, दो वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया, तो मेरा काम नहीं चलेगा। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन जनरल सेट ऑफ वैल्यूज। जनरल सेट मीन्स द नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल होंगी वो होंगी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करना पड़ेगी, और ये पॉसिबिलिटी हिट एंड ट्रायल से तो नहीं बन सकती। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मेथड पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, जिसका नाम होता है हिंदी में तरंग वक्र विधि। इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अभी अपन पहले समझते हैं इन इक्वेशन को। मैंने बताया कि अगर हम इन इक्वल टू को हटा के इक्वल टू को रिप्लेस कर दें इन चार सिंबल में से किसी एक से, देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज एन इक्वेशन। और अगर ये इन इक्वेशन है देन ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इसकी वैल्यूज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट। नॉट ऑलवेज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है, दो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, बट इन जनरल हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यू सॉल्यूशंस आएंगे वो इन जनरल इनफाइनाइट ही होंगे। तो अब हम बात करें जरा इंटरवल्स की। अंतराल क्या होते हैं? तो मेरे पास टोटल 3 तरीके के ब्रैकेट्स हम पढ़ते हैं। एक होता है क्लोज्ड, यहाँ पर हम लोगों ने बड़ा छोटा मजला ये से कुछ पढ़े होंगे स्कूल में, हिंदी में मीडियम वालों ने भी पढ़े होंगे, इंग्लिश मीडियम वालों ने अलग टाइप से पढ़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम लोगों को जो नाम पढ़ना है वो होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और इसको हम बोलते हैं तीसरे वाले को कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि इन बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, यानी किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब? मैंने ये कहा कि कोई भी दो वास्तविक संख्या दुनिया की अगर मैं लेता हूँ तो उसके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा 1 से लेकर 2, अब ये छोटा सा इंटरवल दिखाई देता है, लेकिन मैंने कहा 1 से लेकर 2 में कितने नंबर्स आएंगे बीच में? रियल, तो मैं कहूँगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1.01, 1.001, 1.0001, 1.9, 1.99, 1.999, 1.999 कितने हो गए? इस तरीके से नंबर मेरे पास कितने मिल सकते हैं मुझे? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ का सेट देखते हैं तो उसके लिए इस तरीके की ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो क्लोज्ड इसका नाम होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन, और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है? क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर मैंने ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू है, तो हम अगर इनको इंक्लूड करें, क्लोज्ड का मतलब हमने गेट बंद कर दिया, तो अब जो सामने बैठा है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और जो लास्ट में बैठा है वो लास्ट पोजीशन पर है, यानी हमें यहाँ पर पिक्चर पूरी क्लियर है। तो यहाँ पर जब भी कभी ये पोजीशन बनेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल क्लियर है, यानी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं हम इनको भी इसमें इंक्लूड ऑलवेज ही करते हैं। तो यहाँ पर ए हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज़ लाइंग इन बिटवीन ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। मीन्स क्या हुआ कि मैंने ए और बी के बीच में सभी वो वैल्यूज़ जो इन दोनों के बीच में है, साथ में ए और बी भी हम यहाँ पर लेते हैं। मैथ्स में हम जब भी चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँ और मैंने यहाँ पर माना कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ का सेट है, उसको मैंने एक्स नाम दिया, तो यहाँ पर x जो होगा वो ऑलवेज a से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं चलना शुरू करूँगा 1 से आगे चलूँ तो 1 से 1.1 मिलेगा, 1.2 मिलेगा, 1.1 1 से ऑलवेज बड़ा होता है। इट मीन्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। मैंने अभी बोला यहाँ पर इसको इन दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, मैक्सिमम b है, इसलिए यहाँ पर लेंगे लेस देन इक्वल टू b। इसके बाद जो कहानी आई अगली, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? ओपन गेट है अगर तो कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, यानी इनिशियल और फाइनल कभी भी क्लियर कंफर्म नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक आया उसने दूसरे को धक्का दिया और साथ में जगह पर बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन में इनिशियल और फाइनल
कंफर्म नहीं हो पाता। तो हमें क्या कहेंगे इसको हम, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लाइंग इन बिटवीन ए टू बी एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर था इंक्लूडिंग, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग ए एंड बी बोथ। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं सेट ऑफ वैल्यूज देखूँ तो मैंने इसको भी x माना, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पर मैं इसको a और b को एक्सक्लूड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे। अब मैं इसके आगे जाता हूँ, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब जो होता है, जो तुम लोगों ने सेट थ्योरी में कई बार पढ़ा होगा, जो दिखाई देता है वही बस वही है सब कुछ, इसके अलावा इसके बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लिया है तो यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि जब मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है तो मैं या तो क्लोज ब्रैकेट यूज़ करूंगा या ओपन, लेकिन अगर मुझे फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसके लिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा क्लोज ब्रैकेट 2 to 3 ओपन। इसका मतलब क्या हुआ, x, अगर मैंने 2 और 3 के बीच में नंबर ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज माना x, तो x क्या होगा, ऑलवेज होगा ग्रेटर देन, जो x होगा विच इज x होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा और इक्वल टू 2 होगा, बिकॉज यहाँ पर क्लोज लगा हुआ है, और लेस देन 3 होगा बिकॉज यहाँ पर 3 पर ओपन है। इस मीन्स 3 यहाँ पर एक्सक्लूड होगा और 2 यहाँ पर इंक्लूड होगा। इट मीन्स यहाँ पर मतलब क्या हुआ, x जो नंबर होंगे, सेट ऑफ वैल्यूज होंगे, वो 2 से बड़े तो होंगे, बराबर भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, और 3 से यहाँ पर ऑलवेज लेस देन होंगे बिकॉज ये मैक्सिमा है, मैक्सिमम पॉइंट है, इनिशियल मतलब फाइनल पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर 3 चूंकि ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर लेस देन लगेगा, इक्वल टू वाला साइन नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ रियल नंबर लाइन पर, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 पर चूंकि क्लोज्ड है, 3 पर ओपन है, नंबर्स इन बिटवीन 2 to 3 इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये डार्क बबल मैंने बनाया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, बिकॉज यहाँ इंक्लूड हो रहा है। और ये जो ब्लैंक टाइप का ब्लैंक मैंने बनाया हुआ है सर्कल, ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, 3 को, यानी कि यहाँ पर 3 एक्सक्लूड हो रहा है। इस टाइप से अगर मैं बनाता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करेगा, डार्क बना दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्लूड, और यहाँ पे ब्लैंक कर दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा ओपन को। ध्यान रखेंगे इन इक्वेशन में 2 चीज़ें ध्यान रखना है, लेस देन और ग्रेटर देन ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज होता है। कभी भी किसी भी इन इक्वेशन में अगर लेस देन और ग्रेटर देन दिया हुआ है तो ये ऑलवेज ओपन के लिए होता है, यानी ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। लेस देन ग्रेटर देन में कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आता। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट आ ही नहीं सकता, कभी भी क्लोज नहीं आ सकता, ऑलवेज इसमें ओपन ब्रैकेट ही यूज होता है। तो इसमें तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत कभी भी नहीं होती। ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो किसी क्वेश्चन में और लेस देन इक्वल टू दिया हो तो हम लोगों को यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अगर ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है यानी अंश वाला पार्ट है तो इस पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, और अगर ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है तो इसमें ओपन ब्रैकेट यूज होगा। इसमें भी हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये तुम लोगों ने दिमाग में रख लिया, जो मैंने लिखा है रिमेंबर मतलब याद रखें, और अगर तुम लोगों ने ये याद रख लिया तो ये कंफर्म मानना कि इन इक्वेशन के आधा पार्ट तो तुम्हारे वैसे ही समझ में आ गया। इन इक्वेशन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं दे सकता। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मैंने सबसे पहला कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखें। जैसे मान लें कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6x - 5 अपॉन 4x + 1 लेस देन 0।
अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में एक करेक्ट है, 3 आंसर रॉन्ग है। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, मैं इसको सॉल्व करना नहीं जानता, मुझे सॉल्व करना आता ही नहीं, मैंने कोई रूल्स नहीं पढ़े, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं अगर इसको 3 को गलत करना चाहूँ, क्योंकि कंपटीशन में 3 गलत होते हैं, एक सही होता है, तो मैं इस क्वेश्चन में एक को सही को ढूंढना चाह रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वेरिफिकेशन मेथड। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है मैं तुम लोगों को पहले वो सिखाऊंगा, सॉल्व करने के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। मैंने अभी बताया था कि लेस देन ग्रेटर देन कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिया हो तो हम लोग ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओपन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ओपन ब्रैकेट यूज़ करूँगा तो इसके क्वेश्चन, इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन में कभी भी आंसर में क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये पहला क्वेश्चन लिखा है और अगर मैं इस पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस देखूं तो मेरे पास हिट एंड ट्राई, थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखें। तो मैंने देखा लेस देन दिया हुआ है और क्वेश्चन में तो कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट आंसर में नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन देखते ही गलत हो गया क्योंकि इसमें क्लोज दिया हुआ है। बी में क्लोज्ड है यानी ये भी गलत है। डी भी गलत है बिकॉज इसमें भी क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है। सिर्फ सी एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें दोनों में ओपन ब्रैकेट है। तो मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लेस देन दिया हो या ग्रेटर देन दिया हो तो उसके आंसर में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता। यानी इसके 3 आंसर गलत होगा, यानी एक आंसर बिल्कुल सही होगा, वो होगा सी। हिट एंड ट्रायल जब भी हम वेरिफिकेशन मेथड लगाते हैं तो हम लोग सिर्फ गलत ढूंढते हैं, सही के बारे में हमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता। अगर ये सही है, 3 गलत लेकिन जो मैंने करे हैं उसे दुनिया में कोई भी सही नहीं कर सकता। 100% नहीं, 110% वो गलत ही होंगे। चौथा सही है या गलत है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो अगर 3 गलत कर दिए तो चौथा अपने आप सही होगा, और अगर वो भी गलत है तो ऑब्वियसली बात है हमें बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम लोग उल्टा चलते हैं, कभी भी सही नहीं ढूंढते, हम उसमें सिर्फ गलत ढूंढते हैं। तो मैंने अभी बताया। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन देखें फिर से। अगर मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तुम कई बार देखोगे ऑप्शंस कई बार चिल्लाते हैं कि आंसर मैं हूँ। हम लोग ऑप्शंस ना देख के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कंपटीशन में उल्टा चलना होता है, हम लोगों को पहले ऑप्शंस देखना होते हैं, क्वेश्चन को बाद में। हम लोग आंसर दिया हुआ है हमारे सामने, हमें सिर्फ देखना है, वो चिल्ला रहा है हमारे सामने और हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाते। देखें जरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन दिया हुआ है यानी आंसर में कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं हो सकता। तो मैंने देखा पहला ऑप्शन में ओपन दिया हुआ है यानी ये तो आंसर हो सकता है। अभी बॉम्बे में भी देखें ध्यान से, दोनों में ओपन दिया यानी ये भी आंसर हो सकता है। सी में क्लोज दिया हुआ है यानी ये 100% गलत है। डी 100% गलत है बिकॉज ये भी क्लोज्ड दिया हुआ है। इसका मतलब अब मेरे पास या तो ए सही हो सकता है या फिर बी। अब तुम लोगों को सोचना है कि या तो ए सही है या बी सही है, बिकॉज सी और डी जो गलत हुए हैं उन्हें दुनिया में कोई सही नहीं कर सकता। अब हम बात करें ए और बी में। सबसे पहले एक नंबर सेलेक्ट करो जो एक में हो एक में ना हो। इस ट्रिक को ध्यान रखना, ये ट्रिक तुम लोगों को फंक्शन में भी काम आएगी जब हम डोमेन निकालने सीखेंगे, वेरीफाई करना सीखेंगे। तो क्या करते हैं कि एक नंबर सेलेक्ट करते हैं जो एक में हो एक में ना हो। अब तुम लोगों को गिनती आनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक, 1 से लेकर 100 तक का कोई काम नहीं है। क्या करेंगे, गूगल पे जाओ, हेल्प लो, गिनती नहीं आती तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, मैंने देखा यहाँ पर ये 7/3 पर ही ख़त्म हो जा रहा है और ये 7/3 से शुरू हो रहा है। ये वाला ब्रैकेट ए ऑप्शन में देखो 7/3 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और ये 7/3 पर ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो मैंने कहा 7/3 के बाद 3 तो मिलेगा ना, 2 पॉइंट समथिंग के बाद 3 मिलेगा, यानी 3 इसमें तो है बीच में, इसमें 3 की बात ही नहीं है बिकॉज 3 ये तो 7/3 पर रुक गया। तो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया नंबर। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो आंसर में होना चाहिए, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने 3 को लिया, यहाँ पर पुट किया 3, 2 × 3 कितना हुआ 6, 6 - 3 ये हुआ मेरा 3। नीचे देखें 3 लिया मैंने, 3 3 9, 9 - 7 2 हुआ। अब ये बताएं 3/2 ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0
होता है। इसका मतलब 3 ने इसको सेटिस्फाई किया, यानी 3 को आंसर में होना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर 3 ने इसको सेटिस्फाई किया तो आंसर होना चाहिए था ए। और ये इसमें दिया हुआ है मेरे पास जो लगा हुआ है, ये है आंसर बॉम्बे। कुछ बेटा गलती हुई है, देखते हैं ज़रा। 7/3 होता है, या तो इसके ब्रैकेट में कुछ गलती हुई है मुझसे। -∞ से 3/2 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी और 3/2 से 7/3, ये होगा 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 मतलब 3 लिया यहाँ पर 3 आएगा ही नहीं। 3 मतलब 2 3 6 - 3 हुआ 3 और 3 3 9 - 7 मतलब 2। ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये सही है बेटा, ये आंसर गलत है, ये 100% ये आंसर होगा, ए करेक्ट होगा इसका। सही है, देख ले, कोई भी नंबर उठा के देख लो, यहाँ पर ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर 0 ले लो, 0 को देखो, चेक करो 0 कितना हुआ, 2 × 0 0 0 - 3 और ये भी 0 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3/7 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी इसका आंसर ए होगा, बी नहीं होगा, ये गलत लगा हुआ है। चले, समझ गए? तो कंफर्म क्या करना, तरीका क्या करना है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति हो तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि एक नंबर सेलेक्ट करना है जो एक में हो, एक में ना हो। तो इसका आंसर होगा ए। फिर से समझे, सपोज करें मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, चलो पहले ये वाला बता देता हूँ। 1/x <1। मैंने अभी बताया कि लेस देन ग्रेटर देन में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता। इसका मतलब एक ऑप्शन तो गलत हो गया, ए तो कभी आंसर नहीं हो सकता। अब ए आंसर अगर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्लोज लगा हुआ है, तो अब मेरे पास बचा बी, सी और डी, इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। तो मैंने अब जरा बी और सी को पकड़ा। बी और सी में मुझे एक नंबर चाहिए जो एक में हो, एक में ना हो। मैंने देखा यहाँ पर ये -∞ से 0 है, ये भी -∞ से 0 है। अब मैंने देखा यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी भी है, लेकिन यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही, यानी यहाँ पर मैंने 2 को पकड़ लिया। देखो यहाँ पर 2 बीच में है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैंने 2 को लिया। तो यहाँ पर मैं 2 को रखा, तो ये बना 1/2। एक्स की जगह रखेंगे, बताओ 1/2 ग्रेट लेस देन 1 होता है या नहीं होता? बिल्कुल सही है, होता है, क्योंकि 1 ऑलवेज 1/2 से बड़ा होता है। यानी 1/2 ने इसको सेटिस्फाई किया, यानी x की जो मैंने वैल्यू ली थी 2, जो मैंने 2 ली, उसने इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, यानी 2 को आंसर में होना चाहिए। इसका मतलब 2 इसमें नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। और ये आंसर उल्टे उल्टे क्यों लगे हुए हैं? ये आंसर दिया हुआ है 1/x <1। ये गलत है। बी और सी के बारे में बात करें तो बी के बारे में बात की तो -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मैंने 2 लिया, 2 ने इसको सेटिस्फाई, 2 यहाँ पर है और इसमें 2 नहीं है, यानी ये बनेगा 1/2। बिल्कुल हाँ, 1/2 लेस देन 1। यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो 1/2 लेस देन 1 बिल्कुल सही होता है। तो 1/2 ने इसको, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो 2 ली थी उसने इसको सेटिस्फाई किया। 2 ने अगर इसको सेटिस्फाई किया तो 2 को आंसर में होना चाहिए। यहाँ पर देखें C में 2 नहीं है, D में 2 नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये आंसर होगा बॉम्बे। बेटा ये गलत दिए हुए थोड़े आंसर, मुझे लग रहा है थोड़ी आंसर शीट गड़बड़ हो गई है। और रैंडम कोई और नंबर भी ले सकते हैं। इसे मान लें यहाँ पर मैंने कोई भी रैंडम एक नंबर ले लिया, 0 ले लें यहाँ पर, सपोज करें। यहाँ पर देखें, चेक करने के लिए तरीका बता देता हूँ। मेरे पास D आंसर लगा हुआ है, जैसे मान लें, तो यहाँ पर मैंने रैंडम एक 0 नंबर लिया, क्योंकि -∞ से लेके 1 के बीच में 0 आता है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे 0 इसमें है, तो 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे मैंने 1/0 रखा, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी।
कभी भी हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि हम कोई भी नंबर लें उस पे हमारा क्वेश्चन कभी भी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर वो गलती से भी इन्फिनिटी हो गया तो हम लोगों को लाख में तुम्हें दिख रहा है कि इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उसको हम कभी भी सही नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर डी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, यहाँ पर आंसर ऑलवेज होगा बॉम्बे। तो इस तरीके से तुम लोग क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं ये चाहूँगा इसमें अब जो क्वेश्चंस मेरे बचे हुए हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस मॉड वाले हैं, तो मॉड पर हम डिस्कशन कल करेंगे यानी अगली क्लास में। अभी तुम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसके 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब भी वेरीफाई करोगे तो एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि लेस देन ग्रेटर देन में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, तो उससे तुम लोग क्लोज ब्रैकेट सब गायब कर दो। इसके बाद जो ऑप्शन बच रहे हैं उसमें तरीका ये है कि एक नंबर सेलेक्ट करो जो एक में है एक में ना हो। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो वो आंसर में होना चाहिए, और अगर वो सेटिस्फाई ना करे तो वो आंसर में कभी भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तुम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो। कल अपन थोड़ा सा इसके क्वेश्चन थोड़े से और प्रैक्टिस करेंगे और इसमें मॉड के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मॉड इस बार भी एग्ज़ाम में आया था, एनडीए में आया हुआ है भी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करेंगे कल पार्ट को। तुम लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन इक्वेशन का जो पहला पार्ट है, ख़ास तौर पे इन इक्वेशन में ये सिंबल और ये इंटरवल्स, और ये मैंने जो लास्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि ये जो चीज़ है यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन ऑलवेज ओपन होता है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, ये कभी क्लोज नहीं होता। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में न्यूमरेटर अंश जो होता है वो क्लोज्ड है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो ऑलवेज ओपन होता है। तो इतना तुम लोगों को कंप्लीट करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कल और करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।